नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं अपना YouTube चैनल ज्योतिष को समर्पित करना चाहता हूँ और इस YouTube चैनल के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ज्योतिष का उपयोग मानव अपने जीवन में किस प्रकार कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति जमा ईश्वर, यानी कि ईश्वर के द्वारा प्रकाशित कोई वस्तु है, उसे हम ज्योतिष कहते हैं। पुराणों में इसके लिए लिखा गया है कि ज्योतिष वो शास्त्र है जो मानव को उसके आने वाले कल, उसके बीते हुए कल और वर्तमान की जानकारी देता है। अब लोग पूछते हैं कि क्या ज्योतिष से भाग्य बदला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि ज्योतिष से भाग्य नहीं बदला जा सकता, लेकिन भाग्य में होने वाली घटनाओं का अनुसरण कर सकते हैं। और अगर कहीं दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना होने वाली है तो उसके लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं और उसका फल जो हमें मिलना है उसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज के समर्थन में हूं कि वो दुर्घटना होगी जरूर, लेकिन अगर समय रहते हमने उसका उपाय कर लिया, समय रहते अगर हम उससे बच गए तो उसका फल हमें बहुत कम मात्रा में झेलना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मैं एक बात ले लेता हूं कि बारिश में चलते हुए अगर हमारे पास छतरी हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बारिश बंद हो जाती है, मगर हम बारिश से भीगने में समर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास छतरी है। यही ज्योतिष करवाता है, यही ज्योतिष का अर्थ भी है। ज्योतिष भाग्य में जो होने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी, उनसे आपको अवगत करवाता है और उनके लिए आपको तैयार करवाता है। अब चर्चा इस बात पे होगी कि हम ज्योतिषी कैसे बन सकते हैं। ज्योतिषी कोई भी बन सकता है, कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ जिज्ञासा की और सही सूत्र और सही सूत्रों का अनुसरण करने की। यूं तो मैंने आजकल देखा है कि YouTube पर जगह जगह बहुत सारे ज्योतिषी बैठे होते हैं, लेकिन सूत्रों का आधार सबको मालूम नहीं होता। तो सूत्र के साथ जो अपनी बात कहे, असल मायने में वही ज्योतिषी है। आगे बढ़ेंगे और आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, बारी बारी से बहुत आराम आराम से बताऊंगा कि कुंडली क्या होती है। आइए देखते हैं कि कुंडली क्या होती है। दर्शकों, ये हमारे समक्ष जो एक चार्ट खुलकर आ गया है, इसे कहते हैं कुंडली। यही होती है कुंडली। आमतौर पर हम इसे जन्म पत्रिका कहा करते हैं और इसे कुंडली भी कहा करते हैं। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ होता है
कुंडली का मतलब जैसे सारप, जी हाँ सांप, जिस तरीके से कुंडली मारकर बैठता है और उसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो उन कुंडलियों के अंदर होती है। जो सांप की कुंडली होती है, मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूं, अगर अजगर किसी को अपने कुंडली के अंदर लपेट ले तो वो पूर्णतः उस वस्तु को या उस जीव को अपनी कुंडली में लपेट लेता है। उसी तरीके से ये जो कुंडली है, इसी में नवग्रह, आमतौर पर आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि 9 के 9 ग्रह इसी कुंडली के अंदर होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में स्थित होते हैं। तो इसीलिए इसे कुंडली कहा जाता है। और जन्म पत्रिका इसलिए कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तब आकाश में क्या स्थिति है ग्रहों की, वो इस पत्रिका में प्रदर्शित होती है। इसीलिए इसे जन्म पत्रिका भी कहते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि जन्म पत्रिका या कुंडली देखते कैसे हैं, उसके नियम क्या क्या हैं। तो दर्शकों, इस जन्म पत्रिका के अंदर 12 भाव या 12 घर होते हैं। जैसे कि ये आप इसके अंदर जो संख्या देख रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भाव हैं कुंडली के, ये घर होते हैं कुंडली के। ये हर किसी कुंडली के अंदर समान रूप से यही घर दिखाई देते हैं और यही होते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी कुंडली उठा के देखिए और वहां पर आपको यही दिखेगा। नहीं, हो सकता है कि यहाँ पर जो एक नंबर है यहाँ पर कोई और नंबर लिखा हो या कोई और संख्या आपकी कुंडली में लिखी हो। तो मैं जो समझा रहा हूं वो बिल्कुल विपरीत है उसके। मैं आपको आपकी कुंडली देखना नहीं सिखा रहा हूं, मैं एक सामान्य बात ये कह रहा हूं कि जो भाव है वो भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 के 12 भाव इसी प्रकार हर कुंडली में होते हैं। मैं अभी और किसी विषय पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भाव के बारे में बात करूंगा। हर किसी की कुंडली में, चाहे वो कोई भी हो, इस दुनिया में जन्मा हुआ व्यक्ति कोई भी हो, ये 12 भाव हर किसी की कुंडली में होते हैं और इसी प्रकार उन 12 भाव का चलन होता है। चलन, अब आइए इस बात पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि कुंडली में चलन किस तरीके से होता है। क्यों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 जो नंबर थे, ये हमने उल्टे हाथ से जाकर सीधे हाथ तक क्यों लिखे, या फिर सीधे हाथ से उल्टे हाथ तक जाकर क्यों नहीं लिखे? तो इसके पीछे है तथ्य, इसके पीछे है कारण, इसके पीछे है रीजन। वो कारण ये है कि हमारी जो पृथ्वी है वो दो तरीके से चक्कर लगाती है। एक तो सूर्य के घेरा बनाकर, और एक अपनी ही धुरी पे चक्कर लगाती है। तो जो अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाती है उसमें हमारा घटित होता है पूरा दिन, 24 घंटे। और जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है उसमें घटित होता है हमारा वर्ष, जिसे हम साल कहते हैं, यानी कि 365 या 364 दिन। अब जो अपनी धुरी पर ही चक्कर लगाती है वो चक्कर लगाती है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि उल्टे हाथ से लेकर सीधे हाथ तक, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि बाएं से दाएं हाथ तक। वो दाएं से बाएं हाथ तक नहीं लगाती। इसी के ऊपर आधारित हमारी ये जन्म पत्रिका बनती है, जो कि हमारे वेद पुराण और शास्त्रों में लिखा गया है। क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो सारी चीजें, सारी बातें जो हम तक आएंगी वो इस पृथ्वी
के माध्यम से ही हमें मिलेंगी। इसीलिए एक और ये जो जहां पर 2 नंबर लिखा है, फिर उसके आगे 3, उसके आगे 4, ये जो नंबर हैं ये क्रमबद्ध तरीके से उल्टे से सीधे हाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि सीधे से उल्टे हाथ की तरफ। कई बार मुझे सुनने में आया और कई बार मुझे ये देखने को भी मिलता है कि लोग अक्सर यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ कर बैठते हैं कि जो भाव है वो राशि से, कई लोग शुरुआत में ऐसा होता है, हमारे साथ में भी हुआ था कि राशि से और भाव उन दोनों के नंबरों को मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मैं एक उदाहरण ले लेता हूं कि जब जन्म पत्रिका कोई किसी की देखता है तो जरूरी नहीं कि जहां पे एक नंबर लिखा है यहां पर एक ही नंबर लिखा हो। वहां 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्रमशः 12 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं, मगर वो उस भाव में बैठी राशि है, ना कि वो भाव है। ये मैं आपको भाव बता रहा हूं और राशि आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि राशियां क्या होती हैं। तो भाव इस प्रकार ही होते हैं: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हर भाव का अपना एक अलग महत्व है शास्त्रों के हिसाब से। कई बार पूछते हैं कि हमारा लग्न कौन सा है, कई बार पूछा जाता है और कई बार लोगों को पता नहीं होता कि हम किस लग्न में जन्मे हैं। तो शास्त्र ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन, किसी भी काल में जब जन्म लेता है, तब पूर्व दिशा में उदय होने वाली राशि उसका लग्न बन जाती है। यानी कि राशियों का अर्थ है जो सौर मंडल में तारों का समूह है, उनमें से 12 कुछ ऐसी राशियां हैं जो पृथ्वी पर अपना अलग प्रभाव डालती हैं और उन्हीं को ज्योतिष शास्त्र में अनुसरण के लिए लिया गया है। तो उसीलिए जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें पूर्व दिशा बहुत महत्व रखती है। पूर्व यानी नॉर्थ, पूर्व यानी ईस्ट। तो ईस्ट दिशा हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व रखती है और उस समय जो भी राशि वहां से उजागर हो रही थी उत्तर दिशा से, पूर्व दिशा से, उस को हम लग्न मानते हैं। तो मान लीजिए किसी की पहली ही राशि, जिसे हम मेष राशि भी कहते हैं, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि राशियां क्या क्या हैं और उनके राशिपति क्या क्या है। तो मान लीजिए किसी के जन्म के समय मेष राशि यानी कि जो पहले नंबर की राशि होती है वही उजागर हो रही थी पूर्व दिशा से, तो इसलिए वहां पर जो लग्न है, जो पहला घर होता है वो लग्न होता है, या असेंडेंट भी बोलते हैं उसको। तो इसलिए पहले भाव में पहली ही राशि लिखी गई है। और जब यहां पर पहला नंबर लिख दिया गया या पहली राशि लिख दी गई, तो बाकी के जो राशियां हैं वो क्रमबद्ध तरीके से वैसी ही लिखी जाएंगी। एग्जाम्पल या उदाहरण में ले लेता हूं कि जो एक नंबर लग्न में है, अगर लग्न
एक नंबर का बन गया है किसी का, या मेष राशि का बन गया है, तो उस हिसाब से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 भाव में उस हिसाब से संख्या लिख दी जाएंगी, या उस वो राशियां बैठा दी जाएंगी। अब अगर मैं कहूं कि कोई और राशि बैठ जाए लग्न के अंदर जो ईस्ट दिशा में उस समय जब मानव का जन्म हुआ तब, या किसी मनुष्य के या व्यक्ति का जन्म हुआ तब उजागर हो रही थी, तब क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल स्वाभाविक है। मान लीजिए यहाँ पर लग्न में 4 नंबर लिखा होगा, तब 4 और दूसरे भाव में 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि 4 नंबर का लग्न हुआ। और उस हिसाब से हम लोग घड़ी के उल्टी दिशा में चलेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि हमारा जो 12वां घर होगा वो होगा 3 नंबर राशि का, और हमारा जो दूसरा घर होगा वो होगा 5 नंबर राशि का। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर कहीं पर भी कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब प्रश्न एक और उठता है कि 12 ही घर क्यों, या 12 ही राशियां क्यों? 11 भी हो सकती थी, 10 भी हो सकती थी, 13, 15, 20 भी हो सकती थी। तो चंद्रमा जो धरती के सबसे समीप का ग्रह है हम मानते हैं, या फिर जो एक तरीके से धरती का हम लोग एक नेचुरल सैटेलाइट उसको बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, तो वो 2 घंटे में एक राशि परिवर्तन करता है, हर 2 घंटे में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर हम 24 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास में जो संख्या आती है वो 12 आती है। तो इसलिए 12 भाव और 12 ही राशियां हमारे ज्योतिष शास्त्र में ली गई। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते, और हम लोग अब राशि की बात करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि हमारी लग्न की तो बात हो गई, लेकिन अब हमारी राशि कौन सी है? तो जिस भाव में जो राशि बैठी है, और अगर उसी भाव में हमारा चंद्रमा भी बैठ जाए, तो वही राशि हमारी राशि हो जाती है। मैं जानता हूं कि ये बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ देखें, अभी आप केवल जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है आप खाली वहीं देखें, तो 1 नंबर के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो वहां पे चंद्रमा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब लग्न भी 1 नंबर का हुआ, क्योंकि वो पहला ही घर है, पहला ही भाव है। और जो चंद्रमा है वो भी हमारा मेष राशि में है, 1 नंबर में है, तो राशि भी वही हुई, यानी कि लग्न भी मेष राशि का और राशि भी मेष राशि की। अब अगर हम देखें तो इसी कुंडली में जहां 2 नंबर लिखा हुआ है वहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि चंद्रमा हर घर के अंदर किसी के हो, नहीं, इनमें से किसी भी घर में हो सकता है, ये 12 में से किसी भी घर में हो सकता है। तो उदाहरण लेने के लिए मैंने ये चंद्रमा हर किसी घर के अंदर बैठाया हुआ है, ताकि आप लोग समझ लें, मैं आपको समझा पाऊं। तो अगर मान लीजिए किसी का दूसरे नंबर, दूसरे घर में, माफ कीजिएगा, दूसरे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उस घर के अंदर जो भी राशि लिखी हो वही उस व्यक्ति की राशि हो जाती है।
क्रमबद्ध तरीके से अगर हम चले आगे, तो जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पे भी चंद्रमा लिखा हुआ है, और अगर जो भी राशि उस 3 नंबर घर के अंदर तीसरे घर के अंदर बैठी होगी वो उसकी राशि हो जाएगी। तो ये तो हुआ लग्न और राशि पर चर्चा, यानी कि जरूरी नहीं कि लग्न भी एक हो और राशि भी एक हो। लग्न और राशि अलग अलग हो सकती हैं। लग्न में कोई और राशि लिखी भी हो सकती है, और जहां चंद्रमा बैठा है वो किसी और घर के अंदर बैठा हुआ हो तो वो राशि अलग हो सकती है। मैं आशा करता हूं यहाँ तक आप लोग सभी लोगों को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सी राशि, कौन से नंबर की राशि कौन सी होती है और उसका स्वामी क्या होता है। अब जब राशियों की बात करते हैं तो राशि मतलब जो सौर मंडल में तारों का समूह है उसको हम राशि बोलते हैं। और उन राशियों का अधिपत्य हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में ग्रह हैं, नवग्रह हैं, उनमें से किसी ना किसी नवग्रह को मिला है। मैं आगे बढ़ के आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये 1 नंबर के आगे मेष लिखा हुआ है और उसका आगे मंगल लिखा हुआ है, लेकिन जो 1 नंबर राशि है वो मेष राशि है और उसका राशिपति मंगल है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर 1 नंबर राशि मतलब तारों का समूह, जो 1 नंबर पहला नंबर जिसको मिला है वो उसका नाम कहलाया जाएगा मेष, और उसका अधिपत्य यानी कि उसका जो मालिक होगा, उसका जो गॉड होगा, उसका जो लॉर्ड होगा, उसको मंगल रूल करेगा, यानी कि मार्स रूल करेगा। उसी तरीके से दूसरे नंबर का जो कॉन्स्टलेशन है, दूसरे नंबर की जो राशि है, दूसरे नंबर का जो तारों का समूह है, उसको हम लोग कहते हैं वृषभ, और उसका राशिपति होता है शुक्र यानी कि वीनस। उसी तरीके से मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं, और उन्हीं के साथ में 12 उनके स्वामी हैं। इसमें चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि मिली है, बाकी सभी ग्रहों को 2-2 राशियां मिली है। मैं फिर भी बता देता हूं। जैसे मेष और वृश्चिक राशि को मंगल का आधिपत्य मिला है, शुक्र को मिला है वृषभ और तुला, बुध को मिला है मिथुन और कन्या, चंद्रमा और सूर्य को, जैसे कि मैंने बताया था कि इनको एक एक राशियों का आधिपत्य मिला है, तो वो राशियां हैं चंद्रमा की कर्क और सूर्य की सिंह, और गुरु को मिला है धनु और मीन, और शनि को मिला है मकर और कुंभ। अब आप कहेंगे कि नवग्रह में तो राहु और केतु भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, लेकिन राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं, यानी कि शैडो प्लैनेट्स हैं। इनको किसी भी राशि का आधिपत्य नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका कुंडली में कोई स्थान नहीं होता या फिर इनका कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल होता है। वो जब हम आगे चल के जैसे जैसे हमारे लेसन्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी बातें बढ़ेंगी, मैं आपको राहु सारे ग्रहों के बारे में बताऊंगा। इनका क्या नेचर होता है, इनका क्या प्रकृति होती है, क्या प्रवृत्ति होती है, ये कैसा फल देते हैं, कौन से भाव में बैठ के कैसा फल देते हैं, किस राशि में बैठ के कैसा फल देंगे। तो जब हम आगे चलेंगे तो वो सारी चीजें हमारे समक्ष आएंगी और हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आईडी दी है उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का जवाब लेकर हाजिर होऊंगा। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।